जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं कि 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के आउटसोर्सिंग होने जा रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आउटसोर्सिंग क्या है। ठीक है, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा ये बयान आया है कि सरकार ने 3 प्रमुख हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग शुरुआत कर दी। ठीक है, आउटसोर्सिंग की। तो जानते हैं कि आउटसोर्सिंग क्या है। एक प्रकार से इस तरह समझिए कि आउटसोर्सिंग एक प्रकार से शेयर किया जा रहा है अपने हिस्सा को। ठीक है, अपने कंपनी के हिस्से को शेयर किया जा रहा है। ठीक है, इतना सरल भाषा में। ठीक है, और जानते हैं, देखिए आउटसोर्सिंग क्या है। आउटसोर्सिंग एक व्यावसायिक प्रथा है जहां एक कंपनी अपने कार्यों, संचालन, नौकरियों या प्रक्रियाओं को करने के लिए घर में काम करने के बजाय तीसरे पक्ष को काम पर रखती है। मतलब कि घर का मतलब ये है कि अपने जो कंपनी के जो हैं हिस्सेदारी, उसके अलावा दूसरे पक्ष को दिया जाता है काम। ठीक है, तो उससे कुछ ये एक तरह से ये समझिए कि शेयर बांट दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो बजाय तीसरे पक्ष को काम पर रखती है। और दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है कि तीसरा क्यों लाया गया, ये आप जानते हैं कि आउटसोर्सिंग क्यों लाया गया पाकिस्तान में। देखिए वहाँ की इस समय अर्थव्यवस्था खराब है। ठीक है, और वहाँ पर फॉरेक्स जो एक्सचेंज करेंसी है एकदम डाउन है। ठीक है, बहुत कम है। तो इसलिए बिगड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए ऐसा काम उठाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा इनके पास नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान के पास। और इसी विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग लाया जा रहा है। ठीक है, वो भी 3 इंटरनेशनल हवाई अड्डे को एक प्रकार से ये समझिए कि शेयर बेचा जा रहा है। वो भी कहाँ कहाँ पर, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट और एक है इस्लामाबाद। बताइए, इस्लामाबाद देश की राजधानी है, वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये लोग वो कर रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। और शेयर यदि बेच भी रहे हैं तो 50% से यही बढ़िया होगा कि 50% से अधिक शेयर अपने पास रखें, तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा डिसीजन लेने के लिए। वरना यदि 50% से 50% से यदि कम रहेगा इनका शेयर यहाँ की सरकार की कंपनी के, तो मान के चलिए कि पूरा डिसीजन विदेश लोग करेंगे। ठीक है, जो इनका शेयर खरीदेगा वो करेगा। और यदि 50% से कम शेयर बेचेंगे तो डिसीजन लेने में इनको ज़्यादा थोड़ा लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कि देखिए पाकिस्तान आउटसोर्सिंग क्यों करता है। देखिए पाकिस्तान आउटसोर्सिंग क्यों करता है कि देखिए पाकिस्तान की कंपनी को किसी न किसी तरह से फ़ायदा होता है। ठीक है, इससे क्या है, आउटसोर्सिंग से कंपनी को फ़ायदा होता है। दूसरा देखिए पॉइंट में, देखिए आइए पॉइंट में समझते हैं कि किन किन पॉइंट पर इन्हें फ़ायदा होगा, घाटा होगा और कौन सा घाटा होगा, यदि लाभ होगा तो कौन सा लाभ होगा। ठीक है, देखिए पहला जो है विकास के अवसर कि अक्सर सीमित संसाधन किसी व्यवसाय के विकास को सीमित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसके बाद यदि बजट की कमी है, वैसे भी पाकिस्तान में इस समय बजट की कमी है, और बजट की कमी के होने के कारण वहाँ की जो शेयर है, जो कंपनियां हैं, ये एयरपोर्ट है, ये सब चल नहीं पा रही हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से चलनी चाहिए। तो इसलिए वहाँ की एयरपोर्ट को चलाने के लिए, ये एक प्रकार समझ लीजिए कंपनी को चलाने के लिए बाहर से लोगों को मिलाया जा रहा है। ठीक है, शेयर एक प्रकार से बेचा जा रहा है कि वो कुछ लोग पैसा देंगे, यहाँ का जो हिस्सा उनका होगा उतना पैसा वो कमाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से देखिए वो यही है विकास के अवसर बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या है कि अस्थायी प्रक्रिया क्या है। देखिए अस्थायी प्रक्रियाओं को आउटसोर्सिंग करने से व्यवसाय को मुख्य कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। देखिए मान लिया जाए कि एक कंपनी है, ठीक है,
एक कंपनी में यदि 2 लोग यदि देखभाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लिमिट भर देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि कंपनियां में बहुत चीज़ देखभाल करनी होती है। यदि उसमें से कुछ हिस्सा दूसरे को बेच देंगे, बेचना क्या दे देंगे, तो जाहिर देना या बेचना आप समझिए एक प्रकार से समझिए कि यदि 100% किसी कंपनी का है शेयर, तो उसमें से यदि 50% बेच दे रहे हैं तो उनका 50% बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 50% उन्होंने बेच दिया अपने कंपनी का, ठीक है, शेयर। तो इसका मतलब ये है कि अस्थायी प्रक्रिया में क्या है कि यदि जो शेयर खरीदेगा, ठीक है, तो उसकी भी एक जिम्मेदारी तरह से हो जाती है कि वो भी इस कंपनी का जो भी वो होगा वो केंद्रित करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा कि अपना देखेगा, ठीक है, अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कि अब क्या है, अभी तक 2 लोग जो देखभाल कर रहे थे अब वो 3 लोग करेंगे, ठीक है, जितने लोग शेयर खरीदेंगे। फिलहाल यहाँ पर शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा चीन है, सऊदी अरब है और अमीरात है और दोहा है जिसकी राजधानी, ठीक है, कतर की तरफ से। ये 4-5 देश हैं जो इस समय सोर्स से पता चला है कि चीन और 4-5 हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उच्च लागत। अब जान लेते हैं कि उच्च लागत इसमें उच्च लागत जो होती है जब किसी कार्य को घर में करना कहीं और करने की तुलना में महंगा पड़ता है। इसका मतलब क्या है, यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, और वो महंगा पड़ रहा है कि कहीं और जगह करने से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई कंपनी है, जैसे यूपी में लगा दिया जाए, ठीक है, यदि कच्चा माल यदि कहीं बाहर से मंगाया जाए, ठीक है, बाहर से मंगाया जाए, उसे पोर्ट पर उतारा जाए, पोर्ट से पहले फिर जो वहाँ से लाएगा स्टेट में, ठीक है, यूपी में, उसका खर्चा होगा, फिर यहाँ पर बनेगा, यहाँ के बनने के बाद फिर जाएगा, फिर किराया भाड़ा लगेगा। तो ये जो लागत आती है ना, तो इस चीज़ से यदि आपको यदि कहीं फ़ायदा हो रहा है तो जाहिर फिर वो कंपनियाँ वहीं पर सीधा लग जाती है जहाँ पर उन्हें फ़ायदा होता है। जैसे आप देखेंगे तो सुविधा सबसे ज़्यादा आवागमन की तटीय क्षेत्र में होता है, इसलिए देखेंगे तो चेन्नई है, केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, ये जितने भी तटीय राज्य हैं इनमें ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ आती हैं। और वही यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो इन सब में बहुत लिमिट भर कंपनियाँ आती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा सुलभ होता है मात्रा में, ठीक है। तो इसलिए जो होता है यहाँ पर फ़ायदा होता है। और दूसरा क्या है, दूसरों के अनुभव से लाभ, दूसरे से अनुभव का लाभ मतलब क्या है कि यदि कोई शेयर खरीदेगा तो वो भी अपना अनुभव देगा कि कोई किसी कार्य में, ठीक है, कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करना है तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, या फिर उसका निगेटिव में भी बता सकता है कि ये काम ऐसा ना किया जाए, नहीं तो ये गलत होगा, इससे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है, तो ये भी फ़ायदा होता है। दूसरी बात क्या है कि बेहतर फोकस जो कंपनी का है, जो बेहतर फोकस होता है कंपनी में, फिर बेहतर फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। और अब जान लेते हैं कि आउटसोर्सिंग के लाभ क्या हैं। आउटसोर्सिंग के लाभ क्या है, देखिए पहला लाभ क्या है, कम लागत है। कम लागत का मतलब है कि यदि आप मान लीजिए कि जैसे किसी कंपनी में मान लिया जाए कि 100 रुपये लग रहा है, ठीक है, यदि 45% शेयर बेच दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हुआ, तो इसका 45% मतलब 45 रुपये हुआ, और 45 और इसका 55 रुपये हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जहां अब इन्हें जो है 100 रुपये पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता था, ठीक है, अभी तक क्या था, पाकिस्तान को 100 रुपये खर्च करना पड़ता था, अब वो 55 रुपये खर्च करना पड़ेगा उसे, ठीक है। और जो विदेशी जो शेयर खरीदेगा उसे अब 45 रुपये खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 45% हुआ। अब देखिए इसी प्रकार जो मुनाफा होगा, जो लाभ होगा वो लाभ का जो 45% है, 45% ये ले लेगा और 55% ये ले लेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर होता है, ठीक है।
तो उसी प्रकार से दोनों की हिस्सेदारी हो जाती है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि आउटसोर्सिंग के लाभ में क्या है कि देखिए कम लागत, बेहतर क्वालिटी, और दूसरी बात क्या है जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बेहतर क्वालिटी भी बन जाएगी, और तीसरा क्या है कि गति मिल जाएगी। इसका मतलब क्या, कंपनी के बूस्ट मिल जाएगा कि ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चौथी बात क्या है कि जोखिम बराबर होगा। जोखिम बराबर का मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि घाटा पड़ेगा ना, तो घाटा पड़ेगा तो ये दोनों मिल के सहेंगे घाटा, जो जितना परसेंट जो होगा दोनों मिल के घाटा सहेंगे। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का घाटा हुआ, 10 रुपये के हिसाब से जो परसेंट के हिसाब से आएगा वो दोनों लोग मिलकर घाटा सहेंगे। ठीक है, तो जोखिम बराबर होता है इसमें। और नुकसान क्या है आप समझ लेते हैं कि पाकिस्तान को आउटसोर्सिंग करने से नुकसान क्या है। ठीक है, आउटसोर्सिंग से, ठीक है, देखिए पहला क्या है कि नियंत्रण की कमी होती है। नियंत्रण का मतलब क्या है, देखिए इसमें नियंत्रण की कमी का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि अभी तक पूरा डिसीजन कौन ले रहा था, पाकिस्तान। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि पाकिस्तान पूरा वो ले रहा था, इस समय जितना भी डिसीजन, मान लीजिए कंपनी का जो 100% हिस्सा है, ठीक है, इसका पूरा हिस्सा 100% है, लेकिन अब यह बेच दिया। बेचने के कारण अब इसके पास 55% हिस्सा बचा और इसके पास 45% बचा। ठीक है, तो अभी भी यदि कंपनी का है 55% तो इसका बोलबाला रहेगा। ठीक है, इसकी ज़्यादा वहाँ पर वो रहेगा। ठीक है, और यदि 45%, यदि सरकार की 45% हो गई तो इसकी बोलबाला जो लेगा उसकी ज़्यादा बोलबाला रहेगा। ठीक है, एक प्रकार से इस तरह से समझिए कि जैसे सरकार में नहीं बहुमत की सरकार रहती थी, जो जैसे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, केंद्र में वहाँ पर बहुमत की सरकार है, जिसके कारण उन्हें क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और यही देखिएगा गठबंधन की सरकार हो तो उसमें दिक्कत हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पारित करवाना है संसद से तो फिर ताम झाम होता है, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि यदि मान लीजिए कोई चीज़ लागू करना है कंपनी में, ठीक है, तो इनके हिस्सेदारी जो 55% है, इस 55% होने के कारण इनका ज़्यादा बोलबाला रहेगा और जो 45% रहेगा उनका बोलबाला कम रहेगा। तो पाकिस्तान के सरकार के लिए यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वह 55% हिस्सा अपने पास रखे। जो हिस्सा है ना 55% हिस्सा अपने पास रखे, ठीक है। और 55% मतलब कि यदि 51%, 52%, इसका मतलब ये 50% से ऊपर, 50% से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, 51%, 52%, 53%, ठीक है, कम 50% से ऊपर होना चाहिए हिस्सा अपने पास रखे। तब वहाँ पर क्या होगा कि यदि कोई भी डिसीजन लेना होगा ना वहाँ पर कंपनी में, तो सरकार की बोलबाला रहेगा और सरकार की चलेगी। ठीक है, और चलिए ये जान लेते हैं कि संचार समस्याएं क्या होगी। संचार समस्या और सुरक्षा जोखिम और वित्तीय जोखिम क्या है। देखिए संचार व्यवस्था में क्या हो जाएगा कि संचार व्यवस्था में इन्हें नुकसान होगा। नुकसान कैसे में, जैसे मान लिया जाए कि दो कंपनी हो गई तो उसमें क्या होगा, संचार व्यवस्था मतलब जितने भी संचार से संबंधित हैं उसमें नियंत्रण में क्या होगा कि एक जैसे वो होता नहीं है कि ढिलवाही हो जाएगा। फिर सरकार में जब पर्सनल होता है ना, ज़्यादा पूरा पर्सनल होगा तो उसमें ज़्यादा आदमी ज़्यादा देख रेख करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, संचार में नहीं, यहाँ पर कुछ घाटा होता है। ठीक है, नुकसान होता है संचार में, कंपनी के लिए होता है, जिसकी शेयर ज़्यादा है उसके लिए घाटा है ये। ठीक है, बाकी जिसका शेयर कम है उसके लिए वो आम घास बराबर रहेगा, उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता उसके लिए। ठीक है, लेकिन उसका भी घाटा होगा 45%। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा घाटा किसका होगा, तो ज़्यादा घाटा का 50% का होगा। यदि संचार व्यवस्था अच्छे से नहीं रहेगी तो ज़्यादा जाहिर सी बात है 50% जिसका हिस्सा होगा उसी का सबसे ज़्यादा वो होगा घाटा। ठीक है, तो सुरक्षा जोखिम क्या होगी, इसमें सुरक्षा जोखिम सबसे ज़्यादा होगी। अब वित्तीय जोखिम मतलब कि पैसे की वो होगा, कमी होगी।
जाहिर सी बात है कि यदि 45% हिस्सा यदि बेच दिए सरकार द्वारा 45% हिस्सा बेच दिया गया, तो जाहिर सी बात है जो 45% हिस्सा जो लाभ था, लाभ का 45% वो तो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया। तो कुल मिला के 45% लाभ का तो हानि ही हुआ ना सरकार का। 45% जैसे मान लीजिए कि 55% में से 100% में से 45% शेयर बेच दिया, तो 45% मान लिया जाए कि इसे कुल मान लिया जाए कि 10 रुपये इन्हें लाभ हुआ। ठीक है, 10 रुपये में यदि 10 रुपये में क्या होगा कि 10 रुपये में 45% जो लाभ हो, कम से कम जितना भी 45% आएगा उतना तो इनके में से कम ही होगी। ठीक है, तो कुल मिला के 45% जो लाभ होगा दूसरा विपक्षी पार्टी ले जाएगा। ठीक है, विपक्षी जो का वो हिस्सा होगा वो ले जाएगा। चलिए ये 5वां पॉइंट जानते हैं, आर्थिक समन्वय समिति ECC। देखिए आर्थिक समन्वय समिति ECC ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद हवाई अड्डे को कम से कम 25 साल के लिए बात चल रही। ठीक है, 25 साल के लिए लेने के लिए बात चल रही है। ठीक है, कम से कम 25 साल वही शेयर। ठीक है, 25 साल के लिए। और 6वां पॉइंट का है कि लेन देन सलाहकार के रूप में ICF, जो वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है IFC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को नियुक्त किया गया है। और किस लिए नियुक्त किया है कि लेन देन सलाहकार, ये सलाहकार देंगे लेने देने के लिए। ठीक है, और दोहा दौरा के दौरान, देखिए दोहा जो है एक देश की राजधानी गल्फ कंट्री में, कतर बहरीन के पास, आप ध्यान देना। ठीक है, दोहा दौरान यानी कि दौरा के दौरान जो दौरे पाकिस्तान के नवाब शरीफ अबे वहाँ दोहा में गए थे। ठीक है, वहाँ के दौरान जब गए थे ना, तो पाकिस्तान में $3 अरब का निवेश करने का वादा किया है। किसने किया है? दोहा ने किया है। ठीक है, 3 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और 8वां पॉइंट में क्या है? तो 8वां पॉइंट में कहा गया है कि पाकिस्तान का विमान क्षेत्र, ठीक है, विमान क्षेत्र देश के राष्ट्रीय ध्वजवाहक के लगभग 400 मिलियन पाकिस्तानी रुपए में, ठीक है, कितना 400 मिलियन पाकिस्तानी रुपए में घाटा चल रहा है। देखिए एयरलाइन विमान है, विमान इस समय पाकिस्तान के घाटा में चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि विमान जो है एयरपोर्ट इस समय काफ़ी घाटे में चल रहा है, वो भी 400 मिलियन में चल रहा है। बताइए 400 मिलियन घाटे में चल रहा है इनका, इन्हें पता नहीं। बताइए इतने 400 मिलियन घाटे में चल रहा है, इसीलिए तो इन्हें आउटसोर्सिंग का इन्हें लाना पड़ा, नहीं तो आउटसोर्सिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उस तरह होता तो जितना भी प्रॉफिट होता सब सरकार के पास जाता है। लेकिन अब क्या है कि अब जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना शेयर बेचेंगे उतना % इन्हें देना पड़ेगा प्रॉफिट का। ठीक है, अब देख लीजिए वहाँ का $1, देखिए अमेरिका का $1, ठीक है, अमेरिका का $1, अमेरिका का $1, अमेरिका का $1 और पाकिस्तानी का रुपए में 283 रुपये पाकिस्तानी के रुपए में। ठीक है, 283.1000, ये मान के लिए कि कुल मिला के 283 रुपये यदि ये देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय में यदि डॉलर लेना है तो इन्हें $1 मिलेगा, समझ लीजिए। अब वही भारत की बात, इंडिया की बात करेंगे, ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की बात है, और ये इंडिया की बात है, INDI इंडिया। यहाँ पे यदि आप $1 लेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 80+ होगा, या फिर 80 से कम। ठीक है, 80 या 80+ दो में से होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 79 या 80 के हेर फेर में है। ठीक है, 79 या 80 के हेर फेर में है। अब समझ लीजिए कहाँ पाकिस्तानी के 283 रुपये, ठीक है, कितनी महंगाई है, और यहाँ पर इंडिया में 80 है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ की महंगाई क्या है। और चलिए ये 9वां पॉइंट जानते हैं। 9वां पॉइंट क्या है कि सरकार ने संकेत दिया। देखिए सोर्सों के हिसाब से पता चला है
कि सरकार ने संकेत दिया है कि वो जो शेयर बेचेंगे वो कौन कौन से देश हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वही कहाँ पर, ओमान के जस्ट ऊपर, ठीक है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और तुर्की। ये तुर्कियों को तो भूले गए नहीं, तुर्की, इधर ये चीन, भला चीन को कैसे भूल सकता है ये, ठीक है। चीन और तुर्की और कतर, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये कुल मिला के इतने हैं, ठीक है, देश जिनमें से मतलब कि सूचना मिली है कि जो शेयर बेचेंगे वो इन्हीं 4-5 देशों में बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तानी PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, PIA इसे शॉर्टकट में कहते हैं। लेकिन इसका देखिए कमाई कितना हुआ था 2022 में, ठीक है। 2022 में 172 अरब रुपए का राजस्व एकत्र किया का मतलब कि 172 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए में इतना इन्होंने प्रॉफिट कमाया। चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और जानते रहिए कि इनकी इकॉनमी कितनी गिरी है, ठीक है। इनका फॉरेन जो वो है ना, फॉरेक्स ना, तो वो ख़त्म हो गया है, लगभग ज़्यादा हाई नहीं है, तो इसीलिए ये आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं, एक प्रकार से शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।